नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से बैच क्रांति बैच में। ये 2024 में तैयारी करने वाले यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये क्लास 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए है। ये क्रांति बैच सभी क्लास के लिए डिवाइडेड है। क्रांति बैच 9th के लिए है, क्रांति बैच 10th के लिए है, क्रांति बैच 11th के लिए है, क्रांति बैच 12th के लिए है। बेटा मैं आप लोगों को अवगत करा दूं बेटा कि ये बैच हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया है। इस बैच को हम लोगों ने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि कुछ बच्चे हमसे ये कह रहे थे कि सर अभी तक हम लोगों ने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है अपना, ठीक है, उसमें हम लोगों को एक क्वालिटी नहीं नजर आ रही है, यानी कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने में एबल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात यह कहा गया बच्चों की तरफ से कि सर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, हमें एक डर सता रहा है कि सर हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा। यानी कि उनका बोर्ड का एग्जाम तो यही कोई लगभग 2 से 2.5 या फिर बहुत ज्यादा खींचेगा तो 3 महीने तक जाएगा। तो ये सब डर बच्चों को सता रहे हैं कि सर हमारा क्लास ऐसे स्टार्ट कीजिए कि होना कि ये सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, माने कि अगर हम बात करें कि 2-2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय एकेडमी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है क्रांति बैच। सो बेटा आप लोग एक्साइटेड हो जाइए, अपनी क्लास को प्रॉपरली अटेंड कीजिए, अपने साथ मेक श्योर करिए कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाइए। हाँ, अगर आप साथ के साथ कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते हो तो आपको एक एबिलिटी आ जाती है, कॉन्सेप्ट का मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको इसी ऐप पर आपके इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स जो भी मैंने लिखा क्लास के दौरान वो सारे पीडीएफ के फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो बेटा ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज के इंटरेस्टिंग क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, जैसा कि आपके सामने ही पहले लिखा गया अभ्युदय एकेडमी क्लासेस जो कि क्रांति बैच 2024 के लिए तैयारी कर रहे यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। इसको करने के पीछे रीजन ये है बेटा, हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि भाई साहब हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ही कम है और जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है यानी कि आपका जो भी सिलेबस है उतना ही हम लोग पढ़ाएंगे। बाकी जब आप लोग आगे तैयारी करोगे, जैसे मेडिकल के लिए आप नीट की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी की तैयारी करोगे, इन सारी चीज़ों की जब आप तैयारी करोगे तब बेटा आप सभी को डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है, ठीक है। अन्याय इस बात से हुआ है कि आपके सिलेबस में से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को सारे चैप्टर्स अनिवार्य होते हैं, सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी, सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यही थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। पर बेटा अभी आप सोच रहे होगे कि सर जब आपको अजीब सा लगता है तो आप पूरे चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। आपको पता होना चाहिए बेटा कि टाइम लिमिटेड है, यानी कि 2 से 2.5 महीने के करीब है। तो यानी कि जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, हम लोग बोर्ड के लिए ही बैच लेकर आए हैं तो बोर्ड के सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। बाकी जब हम लोग तैयारी कराएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम की तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। जो चैप्टर मिसिंग थे आपके एनसीईआरटी से, आपके बोर्ड एग्जाम से, तब आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया था तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि आपके अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में जितने भी टीचर हैं सब एक्सपर्ट लेवल के, यानी कि विंदास लेवल के टीचर हैं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सिलेबस की अगर हम बात करते हैं कि आपके 12th के केमिस्ट्री में, 12th के रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें भौतिकी रसायन की, जिसको आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बेटा तो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है सॉल्यूशन का, यानी कि जिसको विलियन कहते हो आप लोग, जो कि 7 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बेटा? 7 मार्क्स का होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है आपके बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री के सिलेबस में, ठीक है बेटा। यानी कि इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स अचीव होने वाले हैं।
अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें भौतिकी रसायन में, तो दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। क्या है बेटा? विद्युत रसायन, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हो, जो कि आपका 9th मार्क्स का है। अगर हम बात करें कि आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा आपको मार्क्स देने वाला कौन सा चैप्टर है, तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला विद्युत रसायन का यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि 9 मार्क्स इंक्लूड करता है। सिंगल चैप्टर 9 मार्क्स इंक्लूड करता है बेटा। आगे अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर है आपका रसायन बलगतिकी। कौन सा है बेटा? रसायन बलगतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपके 7 मार्क्स का है। ये तो 3 चैप्टर आपके सिलेबस में है भौतिकी रसायन के, ठीक है बेटा। बाकी एक ठोस अवस्था भी चैप्टर था, और एक चैप्टर था जिसको गैसीय अवस्था का मतलब गैसीय अवस्था का है, यानी कि अगर हम बात करें द्रव्य की अवस्थाएं, एक चैप्टर है जिसमें गैसीय अवस्था को मेनली बताया गया है। वो चैप्टर भी आपके सिलेबस से मिसिंग है बेटा। चलिए आ जाइए, अगर हम बात करें अकार्बनिक रसायन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस से एक चैप्टर मिसिंग है, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। कौन सा है बेटा? पी ब्लॉक के तत्व, वो आपके सिलेबस से मिसिंग है, ठीक है बेटा। अगर हम इसमें बात करें और कौन कौन से चैप्टर है, अच्छा इसमें एक चैप्टर और भी मिसिंग है, जो कि एक था रेडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का। अच्छा एक चैप्टर तो और था हाइड्रोजन का, वो भी मिसिंग है बेटा। यानी कि ऐसा हम लोगों के साथ किया गया जिसको हम लोग बयां नहीं कर सकते, पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। किसी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को जो चैप्टर हट गए हैं उस टॉपिक का भी जिक्र होता है, तो उसको बिंदास तरीके से समझा दिया जाएगा। इसी बात की श्योरिटी देता है आपको अभ्युदय एकेडमी क्लासेस, ठीक है बेटा। डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं आपके सिलेबस में अकार्बनिक रसायन का। अगर हम बात करें अकार्बनिक रसायन में दूसरा, तो उप सहसंयोजन यौगिक का है। कौन सा है बेटा? उप सहसंयोजन यौगिक, जिसको आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हो। बहुत ही बिंदास चैप्टर है। अच्छा मैं बात करूं बेटा कि आपने डी और एफ ब्लॉक के तत्व में जो एक चैप्टर है, इसमें कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो? इसमें आप लोग 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें उप सहसंयोजन यौगिक की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आप लोग 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो बेटा। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए अच्छा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको ये बातें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, यानी कि जो चैप्टर आपको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं उस पर ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर देना। बाकी सारे चैप्टर तो फोकस करने योग्य ही है कि नहीं बेटा? क्योंकि आपके सिलेबस में है। थर्ड बात करें अकार्बनिक रसायन में, तो थर्ड है रसायन बलगतिकी। अच्छा केमिकल काइनेटिक्स है, मैंने इसको शायद बता दिया आप लोगों को। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, ठीक है। आ जाइए जरा 1 मिनट। रसायन बलगतिकी इसमें भी इंक्लूड कर दिया गया? नो 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 नो, रसायन बलगतिकी बेटा आपको फिजिकल केमिस्ट्री का है। कौन से केमिस्ट्री का है बेटा? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, आप लोगों से माफी चाहते हैं बेटा। ये आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये फिर से लिख दिया गया है इसमें, ठीक है बेटा। ये आपका इसमें का चैप्टर नहीं है, अकार्बनिक रसायन का नहीं है, ठीक है। रसायन बलगतिकी आपका चैप्टर है भौतिकी रसायन का। आ जाइए जरा बेटा, हम लोग कार्बनिक रसायन की बात कर लेते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपके सामने लिखे गए हैं, यानी कि जो आपके सिलेबस में है, हेलोएल्केन और हेलोएरीन, ठीक है बेटा। हेलोएल्केन और हेलोएरीन का, जो कि आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है। सेकंड बात करें हम लोग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो कि आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम बात करें बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर जो है आपका कार्बनिक रसायन का, वो आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको 9 मार्क्स प्रोवाइड करता है फिजिकल केमिस्ट्री में विद्युत रसायन, और आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड करता है आपको कार्बनिक रसायन में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। आगे अगर हम बात करें एमीन चैप्टर आएगा, जो कि 6 मार्क्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को। आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका एक चैप्टर है जैवाणु, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग कहते हो, जो कि आपको 7 मार्क्स प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। ये रहे आपके सिलेबस का ठट्ठा, जो कि आपके सामने दे दिया गया है पाठ्यक्रम का। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बहुत मेहनत करके इन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये भी बताया कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ में ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए ये तो रही बात सिलेबस की। आज हम लोग कौन से चैप्टर की बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग भौतिकी रसायन के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन एक भौतिकी रसायन का एक बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, और वो पॉइंट शायद आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों ने मोल चैप्टर का बात है, उसमें आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। पर तो यही तो आप
कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस की ब्यूटी है कि आपको जो 11th के सिलेबस थे ना बेटा, जो कि चाहिए कि आपके 12th के सिलेबस में किसी चैप्टर में वो टॉपिक इंक्लूड होना चाहिए, वो सारे टॉपिक हम लोग पढ़ाते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे बिलियन की। किसकी बात करेंगे बेटा? बिलियन की बात करेंगे, बिलियन चैप्टर की बात करेंगे। इसको फिनिश करते हैं, आज कुछ पॉइंट हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही लेक्चर में हम लोग सारे चैप्टर मतलब चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दें, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा बेटा। पर आप लोगों को जितना भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम का आप लोगों को सदुपयोग करना है, और टीचर भी आप लोगों को उस टाइम में प्रॉपरली, मतलब अगर हम बात करें एक एफर्ट के साथ, एक मजबूत एफर्ट के साथ आप लोगों के साथ पेश आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कहां से मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए हाँ क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। बिलियन चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में, चाहे वो केमिस्ट्री के हो सिलेबस, या फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के चैप्टर्स की बात करें, या फिर आपको फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करें, या फिर आपको बायोलॉजी, मैथ, इन सारे चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट के चैप्टरों की बात करें, तो सभी चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, यानी कि आपके चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, पहले उस चैप्टर के स्टार्टिंग के पहले ही आपको वो टॉपिक बता दिए जाएंगे कि बेटा ये आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने बिलियन चैप्टर को स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने आपको बताया, मतलब बताने जा रहा हूं उस चैप्टर में कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाइए जरा, हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिलियन में हम लोग पहले अबाउट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि बिलियन के बारे में पढ़ेंगे कि बिलियन के कितने पार्ट्स होते हैं, बिलियन कहते किसको हो, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सांद्रता की अभिव्यक्तियां। किसकी बात करेंगे बेटा? सांद्रता की अभिव्यक्तियां। यानी कि आपको बिलियन पढ़ना है, तो बिलियन में आपने जो भी पदार्थ लिया है, जिस पदार्थ का भी आपने बिलियन लिया है, उसकी सांद्रता को, कंसंट्रेशन को, यानी कि उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि विलेय पदार्थों की उपस्थिति को कौन व्यक्त करेगा बेटा? सांद्रता बताएगा। कौन बताएगा बेटा? सांद्रता बताएगा। यानी कि ये सांद्रता भी हम लोग मेजर करते हैं कई मेथड से। ठीक है बेटा, यानी कि किसी की सांद्रता अगर हमें बताना है, किसी बिलियन की सांद्रता बतानी है, तो उसको कई तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे आपको बताना है कि आपको कोई पदार्थ दिया गया है, उसका वजन मापना है। क्या मापना है बेटा? वजन मापना है। तो आपने किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको वजन मापना है, आप ग्राम में मापोगे, आप किलोग्राम में मापोगे, आप क्विंटल में मापोगे, आप टन में मापोगे, इन सारी चीजों में मापते हो कि नहीं मापते हो? मापते हो ना बेटा। तो इसीलिए अगर हमें किसी बिलियन की सांद्रता गिवन है, तो सांद्रता को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, किस में माप रहे हैं, तो सारी चीजें सांद्रता की अभिव्यक्तियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके 11th का टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। 11th में आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने पढ़ा भी हो तो आपको याद भी ना हो, तो उसकी बात हम लोग पहले कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा। हम पहले बात करते हैं बिलियन की। किसकी बात करते हैं बेटा? बिलियन। अच्छा, टॉपिक तो मैंने बताया ही नहीं सारे कुछ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। पहले बिलियन के बारे में पढ़ना है, फिर सांद्रता की अभिव्यक्तियां यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम लोग वाष्प दाब पढ़ेंगे। वाष्प दाब क्या होता है, कुल वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। फिर उसके बाद टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या टॉपिक है बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म टॉपिक है, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हो। क्या कहते हो बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि किसी भी बिलियन में अगर अणुओं की संख्या उपस्थित है, तो उस अणुओं की संख्या के उपस्थित होने के कारण उसके विभिन्न प्रॉपर्टीज में, यानी कि विभिन्न गुणों में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको आप लोग कहते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हो बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म में आपके सामने 4 लिखे गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। कौन कौन से बेटा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है फर्स्ट? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है।
सेकंड बात करें हम लोग क्वथनांक का उन्नयन है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन आता है, जो कि आपके अणुसंख्य गुणधर्म का तीसरा पार्ट है, हिमांक का अवनमन, इसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोगों को परासरण दाब पढ़ना है, जिसको आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। क्या कहते हो बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक आएगा बेटा वान हाफ कारक, ठीक है। वान हाफ कारक की बात हम लोग करेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो गैसों की विलेयता आती है इसको बाद में लाना चाहिए था, ला दिया पहले, कोई बात नहीं। हम लोग वान हाफ फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? वान हाफ फैक्टर। ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग गैसों की विलेयता की बात करेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बात करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, बंद करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे सर्दी लग जाएगी ना, तो वैसे भी मैं ऊपर जाने वाला हूं। नहीं, बिना आपका सिलेबस कंप्लीट कराए नहीं जाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करा के तभी जाऊंगा। वान हाफ कारक हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को गैसों की विलेयता पढ़नी है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ना है। उसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए एक नियम लागू होता है, और उस नियम को कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं बेटा? हेनरी का नियम कहते हैं, यानी कि गैसों की विलेयता को साबित करने के लिए एक नियम होता है, जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए। अच्छा, मेन्यू में नहीं जाना है हमको, जाना है मार्क में। किसमें जाना है बेटा? मार्क में जाना है। चलिए आ जाइए जरा, यहाँ से सिलेक्ट होगा ना, हम बात कर लेते हैं बिलियन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? ये सिलेक्ट होगा कि नहीं पहले चेक तो कर लेते हैं। पहले तो व्हाइट कलर से स्टार्ट करो, यहीं से लिख देते हैं, क्या इधर उधर हटाएं। हम लोग बिलियन चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले उसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा। हम लोग सॉल्यूशन के परिभाषा की बात करेंगे पहले। किसकी बात करेंगे बेटा? सॉल्यूशन के परिभाषा की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या करिएगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर हम विलयन के परिभाषा की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हवा नहीं लगी ना, जल्दी बोल गया मैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब यहां पे बात हो रही है यार समांगी मिश्रण, पॉइंट पकड़ा करिए। जब भी कोई टॉपिक अगर हम लोग बोले, जैसे हम कुछ बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ अलग टर्म नजर आ रहा है, तो उस टर्म को आप लोग पकड़ लिया करिए और उसके बारे में डिटेल में पूछिएगा, कमेंट में जाकर के, चैट में जाके पूछिएगा कि सर आप तो बोले पर इस टर्म का हम लोगों को मीनिंग नहीं बताए। तो ऐसा तो होगा नहीं हमारी तरफ से, ठीक है ना। अभ्युदय एकेडमी क्लासेस की यही तो ब्यूटी है कि हर एक टर्म को आप लोगों को डिफाइन किया जाएगा, आपके सामने डिफाइन किया जाएगा। चलिए हम पहले सॉल्यूशन की परिभाषा तो लिख देते हैं भाई। आ जाइए जरा, हम लोग परिभाषा की बात कर लेते हैं। अगर हम विलयन के परिभाषा की बात करते हैं तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी, शिवांगी नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं तो सोचो कि हाँ सर आप किस लड़की का नाम ले रहे हैं। मैं नहीं लेता यार, अच्छा नहीं लगता ना किसी का नाम लो। पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है। मैं हरे से लिख रहा हूं, हरा अच्छा लगता है ना देखने को, आंखों को सुकून देता है, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए जरा। अच्छा मैंने कहलाता है नहीं लिखा गया। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है, ऐसे लिख देते हैं। दिल दे दिया है जो तुम देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये मैंने आपके सामने डिफिनेशन लिख दिया और मैंने आप लोगों को ओरली भी बोल दिया है और आपको नोट डाउन करना है तो साथ के साथ मैंने पहले ही बोला था ना, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तभी समझ में आएगा, नोट डाउन करते जाओगे। ऐसा नहीं कि क्लास को अटेंड किया बाद में पीडीएफ हमको दे दिया जाएगा उसमें से देख लेंगे। भाई साहब जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारी हैबिट नहीं पड़ेगी लिखने की। यूपी बोर्ड ऑल अबाउट आपके लिखने पे डिपेंड करता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं,
यूपी बोर्ड के बच्चों ध्यान से सुन लो, यूपी बोर्ड ऑल अबाउट आपके लिखने पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लिखा है, राइटिंग आपकी ठीक है कि नहीं ठीक है, आपने शुरुआत में सही लिखा है या गलत लिखा है, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान में देना है बेटा। मैं सही बता दे रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड की मतलब एक पोल है, मैं पोल खोल रहा हूँ बेटा आपके सामने कि यूपी बोर्ड में सारा कुछ आपके लिखने पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पेज भरा है। दूसरी बात, आपकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। तीसरी बात, आपने शुरुआत में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लास्ट में जाके गलती चाहे लिख दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आप अगर अच्छा लिखते हो, सही मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे उत्तर को सही लिखते हो तो और अच्छी बात है बेटा, पर जो मैं कह रहा हूं ना वो रियलिटी है। ठीक है बेटा, आ जाइए जरा। बिलियन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? बिलियन के 2 ही पार्ट होते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर आपने तो अभी जिक्र किया कि समांगी मिश्रण हम समझाने जा रहे हैं, आपने समझाया नहीं, फिर हमको बुरा लग जाएगा। आ जाइए जरा, आपको लेना है एक ठो बर्तन। क्या लेना है बेटा? आपको लेना है एक ठो बर्तन। ऐसे बर्तन लेना है और उस बर्तन में आपको एक पदार्थ ए डालना है, ए, और आपको एक पदार्थ बी डालना है, बी। ठीक है ना? क्या करना है बेटा? एक पदार्थ ए लेना है, एक पदार्थ बी लेना है, दोनों को कर देना है मिक्स, मिक्सी में मिला के, मिक्सर में। ठीक है ना? जब मिक्सर में उसको मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? मिक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे बात होती है समांगी मिश्रण की। किसकी बात होती है बेटा? समांगी मिश्रण की बात होती है। तो जब भी बेटा हम लोग समांगी मिश्रण की बात करते हैं ना, जब भी हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक पदार्थ आपस में पूर्ण तरह से घुलित होते हैं। यानी कि अगर आप बात करो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम बात कर लेते हैं शरबत, चीनी और जल का मिश्रण। आपने शरबत बना दिया, खूब अच्छे से मिक्स करके शरबत बना दिया। आपने गिलास में शरबत लिया और गिलास में जब आप शरबत को ऊपरी भाग को पियोगे उतना ही मीठा लगेगा जितना आपको निचले भाग का लगेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि चीनी उस पानी में पूर्ण रूप से घुलित है, यानी कि चीनी के समस्त भाग हर जगह पर प्रॉपरली यानी कि बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं, यानी कि हर जगह बराबर रूप से क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह बराबर मात्रा में प्रेजेंट है चीनी उस पानी में। इसीलिए आप शरबत को चाहे ऊपरी भाग को पियो चाहे निचले भाग को पियो, शरबत उतना ही मीठा लगता है जितना आपको किसी एक पार्ट में लगेगा। ठीक है बेटा? यानी कि समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक आपस में पूर्णतः घुले होते हैं। ठीक है बेटा? जहां पर अगर हम सीधे सीधे बात करें कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ पूरे भाग में समान रूप से वितरित रहता है, यानी कि घुला रहता है, उसी को आप क्या कहते हो? समांगी मिश्रण कहते हो। ठीक है बेटा? मैंने आपको समांगी मिश्रण के बारे में समझा दिया है। बस आप कोई कमेंट नहीं, हाँ कमेंट करिए बेटा, करिए करिए, नहीं समझ में आया तो करिए। अरे मैं भी क्या बोल देता हूँ कभी कभार, मैं भी कुछ नहीं। ये तो आपका अधिकार है जन्म सिद्ध। चलिए आ जाइए जरा बेटा, हम लोग विलयन के भागों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? विलयन के भागों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट भाग आएगा आपका विलेय। क्या आएगा बेटा? विलेय आएगा, जिसको आप लोग सॉल्यूट कहते हो। क्या कहते हो बेटा? सॉल्यूट कहते हो। दूसरा आएगा आपका सॉल्वेंट। क्या आएगा बेटा? सॉल्वेंट आएगा, जिसको आप लोग विलायक कहते हो। क्या कहते हो बेटा? विलायक कहते हो। विलायक को आपने इंग्लिश में क्या कहना है? सॉल्वेंट कहना है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक मिनट, कौन है फोन लगा रहा है? जरा 1 मिनट होल्ड करिए थोड़ा सा बेटा। चलिए आ जाइए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? थोड़ा हो जाता है कभी कभार, हाँ नो यस नो में आंसर देना पड़ता है, ऐसा होता है, हमारे साथ काफी ज्यादा होता है। हाँ आप लोगों के साथ भी होता होगा, मुझे पता है। हाँ ज्यादा झूठ मत बोलना, हाँ झूठ बोलना पाप है और आगे कुछ पता ही नहीं है मुझे। आइए, विलेय पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो विलेय पदार्थ मात्रा में कम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मात्रा में कम होते हैं, मात्रा में कम होते हैं।
और दूसरी अगर हम बात करें इनके, अच्छा अभी इसको डिटेल में लिखें क्या, अच्छा पहले यहीं पे तो लिख दें सारे पदार्थों के बारे में, यानी कि घटक क्या क्या है विलयन के। एक होता है विलेय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक पदार्थ। मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन किए तो 1 बाई 1 हम सारे को समझा देते हैं। विलेय क्या है इसका डेफिनेशन बताओ, विलायक क्या है इसका डेफिनेशन बताओ, इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए जरा, लिख लिया आप लोग, चलिए अच्छी बात है, लिख लिया, आप मिटा देते हैं। कितना जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब पैदा हुआ था तभी से ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या मतलब कितनी तारीफ करते हैं आप अपनी। आ जाइए बेटा, हम लोग इसके घटक की बात करते हैं तो पहले हम विलेय पदार्थ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, विलेय की, जिसको आप लोग सॉल्यूट कहते हो। ठीक है बेटा, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। बेटा अगर आप सॉल्यूट की बात करते हो ना, बेटा अगर आप सॉल्यूट की बात करते हो, बेटा अगर आप सॉल्यूट की बात करते हो, बेटा अगर आप विलेय पदार्थ की बात करते हो ना, तो विलेय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मात्रा में कम होते हैं, जो मात्रा में कम होते हैं और विलयन में अपने पहचान को खो देते हैं, विलयन में अपने पहचान को खो देते हैं। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू भी ना हम। विलेय पदार्थ मात्रा में कम होते हैं, ठीक है ना, विलेय पदार्थ विलेय मात्रा में कम होते हैं, यानी कि इनकी जो मात्रा होती, क्वांटिटी होती, कम होती है। और क्या बात होती है बेटा इसमें, और बातें होती हैं चुपके चुपके से इसमें कि जो विलेय पदार्थ होता है ना बेटा, विलेय पदार्थ विलयन में अपनी जान पहचान गंवा देता है, अपनी पहचान को खो देता है। क्या करता है बेटा, अपनी पहचान को खो देता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए, इतना मैंने आपके सामने लिख दिया है विलेय के बारे में। किसके बारे में मैंने लिख दिया बेटा, विलेय के बारे में। विलेय क्या होता है, मात्रा में कम होता है। और क्या होता है बेटा, विलयन में ये अपने पहचान को खो देता है। क्या करता है बेटा, खो देता है। जैसे आपने चीनी और जल का मिश्रण बनाना है, क्या बनाना है बेटा, चीनी और जल का मिश्रण, यानी कि समांगी मिश्रण, यानी कि विलयन बनाना है। ठीक है ना, जब आपने चीनी और जल का विलयन बनाना है, यानी कि शरबत बनाना है, तो जो चीनी होती है आपने उसमें घोलना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप शरबत बनाते हो तो क्या जितना पानी लेते हो उतना चीनी भी लेते हो क्या? मान लो आपने कितना 1 लीटर आपने पानी ले लिया, तो क्या 1 किलो चीनी भी लोगे क्या? हाँ नहीं, इतना नहीं लेते हैं सर, नहीं तो हम लोगों को शुगर हो जाएगा अभी जवानी में, मतलब क्या बात करें, बचपने में हम लोगों को शुगर हो जाएगा। इतना नहीं लेना है, ठीक है ना। आप जब शरबत बनाते हो ना, पानी मान लो आपने 1 लीटर लिया, तो चीनी कुछ मात्रा में लेता है, जैसे 100 ग्राम, 150 ग्राम, हाँ और कितना लोगे, इतना ही तो लोगे, 200 ग्राम लोगे बहुत ज्यादा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि चीनी क्या है, इसमें विलेय पदार्थ है। क्या है बेटा, चीनी विलेय पदार्थ है, ठीक है ना। और जब चीनी को घोल देते हो पानी में ना, तो चीनी दिखाई देती है क्या? क्यों दादा, चीनी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए विलेय पदार्थ अपनी पहचान को विलयन में खो देते हैं। चलिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलयन की। किसकी बात कर लेते हैं, सॉरी विलायक की बात कर लेते हैं। विलायक के डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग अगर विलायक के डिफिनेशन की बात करें, किसके डिफिनेशन की बात करें, विलायक को, जिसको आप लोग सॉल्वेंट कहते हो। अगर बेटा अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, अगर बेटा अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, अगर बेटा हम लोग सॉल्वेंट की बात करते हैं, अगर बेटा हम लोग विलायक की बात करते हैं ना, तो विलायक मात्रा में अधिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विलायक मात्रा में अधिक होते हैं और विलयन में अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, अपने पहचान को बरकरार रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लिख देते हैं इसको, नहीं तो कहोगे सर बड़े कंजूस होते जा रहे हैं, लिखते नहीं हो। अरे लिख तो रहा हूं यार, कितनी गाली देते हो तुम लोग। गाली नहीं देते, बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे। आ जाइए जरा, हम लोग सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम विलायक पदार्थ की बात करते हैं तो विलायक मात्रा में अधिक होते हैं, विलायक मात्रा में अधिक होते हैं और यहां पे अगर हम बात करें होते हैं, है नहीं लिखा क्या, मैं है नहीं लिखा, आप लोगों ने बताया नहीं सर, आप है नहीं लिखा है, मैंने भी लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आ जाइए बेटा, विलायक की अगर हम बात करें तो विलायक
अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विलायक अपनी पहचान को बरकरार करार यानी कि बनाए रखते हैं यार, बरकरार रखते हैं। क्या मैं भी कभी कभार उर्दू बोलने लगता हूँ ना मैं। हाँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ तो उर्दू बोलूँगा। अरे इंग्लैंड वाले कहाँ उर्दू बोलते हैं? वो तो युगांडा की काली घाटी वाले उर्दू। अरे नहीं यार, वहाँ के भी नहीं बोलते, वहाँ के बोलते हैं सऊदीया के लोग। चलिए कोई बात नहीं, अरब देश के, अरब कंट्री के लोग सरदू बोलते हैं। मैंने आपके सामने सारी चीजें लिख दिया है, विलेन के बारे में लिख दिया है। अब आगे हम लोग अगर हम बात करना चाहें बेटा, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं दूसरे टॉपिक की। किसकी? दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? दूसरा टॉपिक है आपका सांद्रता की अभिव्यक्तियां। क्या है बेटा? सांद्रता की अभिव्यक्तियां यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा। हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको कर देता हूं अमरूद, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसको अनानास, फिर बनाना, फिर ना, फिर इसको कर देते हैं क्लीन। क्लीन करने के बाद हम लोग अगली हेडिंग लगाते हैं। कौन सी बेटा? सांद्रता की अभिव्यक्तियां। दिल में हो तुम, ख्वाबों में तुम, पहली नजर से ओ यारा। अगर बेटा हम लोग सांद्रता की अभिव्यक्तियां की बात करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसकी इंग्लिश भी तो लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़े ना होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम लोग सांद्रता की अभिव्यक्तियों की बात करते हैं, यानी कि हम लोग किसी विलेन को मापना चाहेंगे, उसकी सांद्रता को मेजर करना चाहेंगे, कंसंट्रेशन को बताना चाहेंगे, तो हम लोग कितने प्रकार से बता पाएंगे? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं बेटा? बात कर लेते हैं। जब आप सांद्रता की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने जाते हो ना, तो पहले उसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हो। क्या करते हो बेटा? दो भाग में बांटते हो, यानी कि इसका बंटवारा कर देते हो। क्या कर देते हो बेटा? बंटवारा कर देते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं तापमान संबंधित अभिव्यक्तियां। किसकी बात करते हैं? तापमान। कलर दूसरा ले लें क्या? मजा नहीं आता ना ऐसे, अगर कलर चेंज करते रहो तो बहुत मजा आता है। तापमान नहीं, तापमान। तापमान संबंधित लिख दिया, और दूसरा तापमान असंबंधित, यानी कि जिसपे तापमान का कोई फड़का ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जिसपे तापमान का कोई फड़क ना पड़े उसको तापमान असंबंधित कहते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बताओ। आइए जरा आगे बात करते हैं हम लोग इसी में। अच्छा, तापमान संबंधित जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं आयतन संबंधित। उसको एक दूसरा नाम भी देते हैं तापमान संबंधित को, आयतन संबंधित। क्या नाम देते हैं बेटा? आयतन संबंधित लिख दीजिए फिर। कितनी खांसी आती है मेरे को। सर दवा ले लो, नहीं तो टपक जाओगे किसी दिन। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़े नहीं टपकेंगे। आयतन संबंधित और दूसरा द्रव्यमान संबंधित। हम इतनी जल्दी टपकने वाले नहीं, अभी तो मेरी शादी होनी है यार। अभी मेरे बच्चे, अभी से तुम लोग उनको अनाथ बनाना चाहते हो। एक होता है आयतन संबंधित, दूसरा होता है द्रव्यमान संबंधित। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब आप सांद्रता की अभिव्यक्तियों की बात करते हो तो एक तापमान से संबंधित होता है, दूसरा तापमान से असंबंधित होता है। जो तापमान से संबंधित होता है उसको आयतन से संबंधित कहते हैं, यानी कि आयतन पे फर्क पड़ेगा उसके। और जो तापमान से असंबंधित होता है वो द्रव्यमान संबंधित होता है, और उस पे तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा हम बात कर लेते हैं कि तापमान संबंधित वाले में आपको कौन कौन पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, मेरे को अच्छू आने वाला है।
अरे आया था वापस चला गया यार। चलिए आ जाइए जरा, जब आप तापमान संबंधित बात करते हो यानी कि आयतन संबंधित की बात करते हो तो इसमें आपका आता है बेटा, क्या आता है, आयतन प्रतिशतता। क्या आता है बेटा, आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता, जिसको परसेंटेज बाई वॉल्यूम कहते हो, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए आगे अगर हम बात करें, कलरवा चेंज कर दें तो अच्छा लगेगा ना बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें आयतन प्रतिशतता हो गया, दूसरा हो जाएगा नॉर्मलता। अच्छा पहले हम मोलरता लिख देते हैं, मोलरता, जिसको आप लोग इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मोलैरिटी कहते हो। फिर अगर आगे आप बात करोगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, आगे अगर बात करोगे तो आप कहोगे कि नॉर्मलता भी तो होता है सर। हाँ सर नॉर्मलता भी होता है, नॉर्मलता भी लिख दो, जिसको नॉर्मेलिटी आप लोग कहते हो। क्या कहते हो बेटा, नॉर्मेलिटी कहते हो, तो नॉर्मेलिटी लिख देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, तो अगर हम आगे बात करें दूसरा कलर लेके, पीला कलर ले लेके, नहीं वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आएगा आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता, एक टर्म आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता का भी आता है। आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, हाँ परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज बाई वेट, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ो, चलो फिर आ जाओ बेटा। आगे अगर हम बात करें तापमान असंबंधित से, यानी कि जिस पे तापमान का कोनो फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी कि जो द्रव्यमान से संबंधित होता है, उसकी अगर हम बात करें बेटा तो इसमें आप लोग पढ़ोगे, क्या करोगे बेटा, पढ़ोगे द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज अभी नहीं लिखा है, ठीक, मोलंस, मोलंस की अगर आप बात करते हो बेटा, अगर आप मोलंस की बात करते हो तो अच्छा इसे में पढ़ा देते हैं द्रव्यमान संबंधित से, वो किसी से रिलेटेड नहीं, उसको कहीं भी रख के पढ़ा तो बेचारे को वो चल जाता है। क्या होता है बेटा, चल जाता है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ेंगे, मोललता, मोललता, ठीक है ना, हाँ, जिसको आप लोग मोलैलिटी कहते हो। अच्छा यहाँ पे अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोललता की अगर बात करते हो जिसको मोलैलिटी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बेटा, मोलैलिटी लिखा जाता है, तो इसको आप लोग स्मॉल एम्मा से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एम्मा। आई क्या गले में खिचखिच, तो विक्स की गोली लो, सारी झंझट दूर करो। आ जाइए बेटा, फिर उसके बाद हम लोग इसी में बात करें, मोललता हो गया, ठीक है, मोललता हो गया, मोल प्रभाज इसी में बात कर लेते हैं। जिसको आप लोग मोल फ्रैक्शन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मोल फ्रैक्शन कहते हो, ठीक है ना, और जिसको जीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, ठीक है ना, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है बेटा, इसमें नॉर्मलता हो गया, मोललता हो गया, अच्छा नॉर्मलता उसमें था, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है, और बस हो गया, सारा कुछ मैंने लिख दिया है आपके सामने। आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नोट डाउन करते हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आप पढ़ते वक्त किसी चीज को आप नोट कर लेते हो ना, तो आपके माइंड में बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद
क्लीन करते हैं, फिर 1 बाई 1 सभी को। अच्छा, इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम मोल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? मोल। यानी कि किसी भी पदार्थ का अगर हमें मोल ज्ञात करना है किसी भी पदार्थ का अगर हमें मोल ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब कहोगे सर आप इसको पढ़ाने जा रहे थे, आप मोल स्टार्ट कर दे रहे हो। बेटा ये जो पढ़ने जा रहे हो ना, इसमें मोल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मोल हम लोग पढ़ लेते हैं ना, फिर इसको डिस्कस करने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए। क्यों? क्योंकि भाई आपने 11th में पढ़ा था, हो सकता है आपको याद ना हो सकता है आपने 11th में पढ़ा ही ना हो। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? हाँ, बहुत बार हुआ है सर, ये हमारे साथ तो हमेशा करता ही आया है। आगे आप बताओ तो हम लोग माने। चलिए फिर आते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? मोल की, जिसको डब्बा गोल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? मोल। आइए हम लोग मोल निकालना सीखते हैं। क्या करते हैं बेटा? मोल निकालना सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप मोल की बात करते हो ना तो मोल कईयों तरीके से निकाला जाता है। क्या होता है बेटा? मोल कईयों तरीके से निकाला जाता है। यानी कि आपको अलग अलग डाटा गिवन होते हैं, यानी कि कब कौन सा डाटा देना है, तो उसमें अगर हमें मोल निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएं, उस सारी चीजों की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। तो फोकस करिए। क्या करिए बेटा? फोकस करिए। और क्या करिए? कुछ नहीं सर, फोकस करवाइए। पहले हम बात कर लेते हैं, जब किसी पदार्थ का नाम और उसका द्रव्यमान दिया गया हो। जब किसी पदार्थ का नाम, जब किसी पदार्थ का नाम, जब किसी पदार्थ का नाम और उसका, क्या बेटा? उसका द्रव्यमान दिया गया हो, उसका द्रव्यमान दिया गया हो। द्रव्यमान दिया गया हो। ठीक है बेटा? हाँ, फन के साथ पढ़ाइए। ठीक, यानी कि आपको कंडीशन दी गई है कि किसी पदार्थ का आपको नाम बताई दे रहा है कि फलाने वाले पदार्थ है, ढेकाने वाले पदार्थ है, और हम इनको इतना वजन लिया, यानी कि इतना द्रव्यमान हमने ले रखा है, तो बता दो किसका मोल कितना हमने लिया है। तो ठीक है बेटा, बताइए। आइए जरा फार्मूला की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? फार्मूले की। तो इस केस में जब आप मोल का डब्बा गोल करना चाहते हो, यानी कि मोल जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको निकालना चाहते हो, मोल निकालना चाहते हो, तो प्रश्नों में जो दिया गया द्रव्यमान है, यानी कि प्रश्नों में कहीं नहीं रहा है कि कितना द्रव्यमान हमने लिया है, दिया गया द्रव्यमान। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, आप कहोगे तो कहो बात नहीं है। ठीक, चलिए आ जाइए। आपको दिया गया द्रव्यमान, यानी कि उस प्रश्न में आपको गिवन मास हो, डिवाइडेड बाई उसका आणविक द्रव्यमान। भाई जब आपको पदार्थ का नाम मेंशन कर रहा है, जब आपको पदार्थ का नाम मेंशन कर रहा है, तब आपको आणविक द्रव्यमान निकालने में क्या दिक्कत है भैया साहब? है कि नहीं? हाँ सर है। यानी कि आपको कोई पदार्थ दिया है, नाम दिया है, तो आप उसका ज्ञात ही कर सकते हो, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो कि नहीं बेटा? हाँ सर निकाल सकते हैं। आइए जरा बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आणविक द्रव्यमान नहीं आता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, हम लोग पदार्थ की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपको दिया गया है HCl, क्या दिया गया है बेटा? HCl दिया गया है। तो भाई अगर इसमें अगर आपसे बात किया जाए कि इसका द्रव्यमान आपको कुछ दिया गया, तो प्रश्न में दिया जाएगा, बाकी बात होती है आणविक द्रव्यमान निकालने की। तो आइए जरा आणविक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? पता है ना आप लोगों को? 1 होता है। प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो 35.5 इसमें जोड़ोगे। क्या करोगे बेटा? जोड़ोगे। तो जब आप 35.5 जोड़ोगे तो यह आएगा 36.5। कितना आएगा बेटा HCl का आणविक द्रव्यमान? 36.5। इस तरह से आपको किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल लेना है। ये फर्स्ट फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। जब किसी पदार्थ का उसका नाम मेंशन हो और उसका गिवन मास भी दिया गया हो, तब आपको ये फार्मूला लगा के उसका मोल ज्ञात कर लेना है। ठीक है बेटा? और भी मोल की हम लोग आगे की कक्षाओं में बात करेंगे, पर अभी और भी आपकी कक्षाएं चलनी है, यानी कि आपका टाइम निर्धारित है 45 मिनट। तो 45 मिनट आपको किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है बेटा? फिर नेक्स्ट 45 में किसी दूसरे, फिर नेक्स्ट में किसी दूसरे। ठीक है बेटा?
तो ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप लोगों ने प्रॉपरली क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने YouTube चैनल या फिर आप अपने ऐप अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, आप लोग जरूर ही क्रांति बैच में इनरोल होइए, क्योंकि इस बैच में बहुत धमाकेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और इस बात को फोकस किया जा रहा है कि हम लोगों को 2024 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो टाइमली हम लोगों को सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमारा तो चैप्टर ही कोई सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, हम लोगों को डर सता रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारे डर को इग्नोर करो, क्योंकि आप लोग हो अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच में। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।